डॉक्टर संजीत, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी फिस्टुला को यदि हमें पूर्ण रूप से ठीक करना है तो हमें उस फिस्टुला के बारे में किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। डियर फ्रेंड्स, यदि हम 100 फिस्टुला के केस देखते हैं तो सभी फिस्टुला में जितने भी केस आए हैं, जरूरी नहीं कि उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग इंटरनल ओपनिंग सेम मिले, उसका जो ट्रैक है वो सेम हो। जैसे किसी किसी में हो सकता है आपको लीनियर ट्रैक मिल सकता है, किसी में कर्वी लीनियर ट्रैक मिल सकता है, किसी में जो फिस्टुला का ट्रैक है उसमें रेमिफिकेशन यानी ब्रांचेस मिल सकती हैं, किसी किसी में एब्सेस या वो कैविटी से एसोसिएटेड हो सकता है, किसी किसी में जो फिस्टुला का ट्रैक है हो सकता है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करके अंदर जा रहा हो सकता है वो 5 ग्रेड का फिस्टुला हो या सुप्रा स्फिंक्टर फिस्टुला हो तो लिवेटर नहीं मसल को पियर्स कर रहा हो। तो जितने भी फिस्टुला के केस होते हैं वो बिल्कुल अलग केस होते हैं। जरूरी नहीं कि एक हमने फिस्टुला का केस ठीक कर लिया तो हम सभी फिस्टुला के केस ठीक कर लेंगे। तो आज का हमारा विषय है कि एक फिस्टुला के केस में हमें किन किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि हम ऐसे केस को पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया तो हम उसका पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। पर रेक्टल एग्जामिनेशन में सबसे जो कॉमन पोजीशन होती है वो होती है लिथोटॉमी पोजीशन। हमने पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन पे लिटा दिया। मान लेते हैं कि एक पेशेंट आया है, उसके जो एक्सटर्नल ओपनिंग है पेशेंट को वो 6 o'clock पे है। पहले तो जो लिथोटॉमी पोजीशन है उसमें क्या क्या देखते हैं, ये जो ऊपर है इसको हम एंटीरियर साइड बोलते हैं, इसको नीचे जो होता है वो पोस्टीरियर साइड बोलते हैं। जो एनल कैनाल होती है जो पोस्टीरियर साइड में 6 o'clock होता है, एंटीरियर साइड में 12 o'clock होता है। ये लेफ्ट लेटरल पार्ट होता है, यहाँ पे ये 3 o'clock माना जाएगा और यहाँ पे जो लेफ्ट राइट साइड में जो लेटरल राइट साइड होगा वहां पे 9 o'clock आप मान सकते हैं। अब मान लेते हैं कि पेशेंट है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग 6 o'clock पे होगी। यहाँ पे हमने एक ट्रांसवर्स लाइन खींची हुई है, जो एनल कैनाल है हमने एक ट्रांसवर्स लाइन खींची हुई है। जो लाइन हमने खींचा है उसने ऊपर एंटीरियर और नीचे पोस्टीरियर भाग में इसको डिवाइड कर दिया है और यहाँ पे एक मिड लाइन हमने ड्रॉ किया है। तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट लेटरल हो गया और ये क्या हो गया, ये राइट लेटरल हो गया। तो एक्सटर्नल ओपनिंग को देखकर हम इंटरनल ओपनिंग की पोजीशन को इमेजिन कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा गुडसॉल रूल। अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल, अगर किसी भी फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग पोस्टीरियर साइड में है, चाहे वो 6 o'clock पे हो, चाहे वो 5 o'clock पे हो, चाहे वो 4 o'clock पे हो या 8 o'clock पे हो, उसकी इंटरनल ओपनिंग जो होगी वो 6 o'clock पे होगी। यानी जो फिस्टुला का ट्रैक होगा उसका जो ट्रैक होगा वो कर्व होगा अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल। तो मान लेते हैं हमारे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया है, हमने देखा कि जो पेशेंट है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग हमें 5 o'clock पे मिल रही थी। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है जो इंटरनल ओपनिंग है वो कहाँ पे मिलेगी, हमें 6 o'clock पे मिलेगी। वो जो फिस्टुला का जो ओपनिंग है वो एनस से चाहे वो 4 सेंटीमीटर दूर हो और चाहे 5 सेंटीमीटर हो या 6 सेंटीमीटर दूर हो, उसका जो ट्रैक होगा वो कर्व होगा और इंटरनल ओपनिंग 6 पे मिलेगी। लेकिन एंटीरियर साइड में अगर मान हम एक इमेजिनेशन एक लाइन खींचे 3 सेंटीमीटर एनस से 3 सेंटीमीटर का एक हम अगर लाइन खींचते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग इस 3 सेंटीमीटर के अंदर है, 3 सेंटीमीटर के अंदर अगर एक्सटर्नल ओपनिंग है तो जो इंटरनल ओपनिंग होगी वो बिल्कुल सीधी रेखा में होगी, एनस में एनल कैनाल में वही खुलेगी। लेकिन अगर यही एक्सटर्नल ओपनिंग जो कि यहाँ पे 1 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग था, अगर ये 1 o'clock पे 3 सेंटीमीटर दूर एनस से ये आपको मिलता है तो इसकी जो इंटरनल ओपनिंग होगी वो फिर डायरेक्ट एनल कैनाल में नहीं ओपन होगा, वो घूम कर आएगा 6 की तरफ। तो ये होता है, ये अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल है। तो अगर एक्सटर्नल ओपनिंग आपको पोस्टीरियर साइड में मिलता है 3 से लेकर 9 के नीचे, तो उसकी जो इंटरनल ओपनिंग होगी मोस्ट प्रोबेबली वो 6 o'clock पे होगी। लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर दूर एंटीरियर जो एंटीरियर साइड है 3 सेंटीमीटर के अंदर अगर एक्सटर्नल ओपनिंग आपको मिलती है तो इंटरनल ओपनिंग डायरेक्ट एनल कैनाल में ओपन होगी। अगर 3 सेंटीमीटर दूर
चाहे वो 1 o'clock पे हो, चाहे वो 11 o'clock पे हो, चाहे वो 12 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग है, लेकिन एनएस से मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर दूर है, तो जो इंटरनल ओपनिंग मिलेगी वो 6 o'clock पे मिलेगी। तो इससे क्या आइडिया लगा कि हमारा जो फिस्टुला का केस है, अगर उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग मान लेते हैं कि एंटीरियर साइड में है और 4 सेंटीमीटर दूर है, तो इसका मतलब है जो फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग मिलेगी वो हमें 6 o'clock पे मिलेगी। और यही अगर 4 सेंटीमीटर ना होकर 3 सेंटीमीटर दूर होता तो वो एनल कैनाल में मिलती। तो अगर वही 3 सेंटीमीटर पे होता, 3 सेंटीमीटर के अंदर है, तो ये सिंपल केस हो गया। अगर यही 3 सेंटीमीटर से दूर एक्सटर्नल ओपनिंग है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि अब फिस्टुला के ट्रैक का रास्ता लंबा हो गया और घुमावदार हो गया। जो केस ये हम 1 से 1.5 महीने में सही कर सकते हैं, अब इसको सही करने में हो सकता है 2 से 2.5 महीने लग जाए। तो विथ द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग वेयर विल बी इंटरनल ओपनिंग, वो हम गुडसॉल रूल से डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया, हम एक्सटर्नल ओपनिंग देखकर किसी भी फिस्टुला को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा फिस्टुला का जो ट्रैक होगा वो कैसा होगा, कर्व होगा या सीधे रेखा में गया होगा। अब आता है इंटरनल ओपनिंग। मान लेते हैं कि हमें जो फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग मिली वो 6 o'clock पे मिल गई, 6 o'clock पे मिल गई, और कहाँ पे मिली? डेंटेट लाइन के पास में मिली। अब थोड़ा सा पहले हम ये कोरोनल सेक्शन हम देख लेते हैं। ये हमारी एनल कैनाल है, ये डेंटेट लाइन है, ये इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये पूरी एनल कैनाल का 3/4 पार्ट को कवर करता है, और ये सर्कुलर मसल से कंपोज होता है, इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, यानी हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होता है। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ये स्केलेटल मसल से कंपोज होता है, ये वॉलेंट्री होता है, और ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ये पूरी एनल कैनाल को कवर करके रखता है। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल, और होता है डीप। जो डीप पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो जो प्यूबोरेक्टालिस मसल का एक कंपोनेंट होता है, जो कि ये दोनों मिलकर जो एनोरेक्टल रिंग होती है उसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। डियर फ्रेंड्स, हमें अगर फिस्टुला का ट्रीटमेंट करना है तो जो हमारे मल द्वार या एनल कैनाल या रेक्टम के आसपास की एनाटॉमी को बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो फिस्टुला का ट्रैक होता है वो किसी भी पार्ट को पियर्स कर सकता है, किसी भी पार्ट से ट्रेवल कर सकता है। अब क्या है कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो स्केलेटल मसल की कंपोज्ड है, वॉलेंट्री इन नेचर होता है, और ये पूरी जो एनल कैनाल की जो यहाँ पे टोन होता है मेंटेन करता है, वो 15% टोन को, जो एनल टोन होता है उसको मेंटेन करता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो 85% टोन मेंटेन करता है। लेकिन चूंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या कर रहा है, एनोरेक्टल रिंग बनाने में हेल्प कर रहा है, तो अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर को डैमेज कर दिया जाए या एक बार में कट कर दिया जाए तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीकल मटेरियल हो जाता है, यानी मल को रोकने की क्षमता हमारी दूर हो जाती है। सॉरी, मल को जो रोकने की क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। अब हमने एक्सटर्नल ओपनिंग देख ली, अब इंटरनल ओपनिंग। इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिस्टुला के ट्रीटमेंट में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक लो एनल फिस्टुला भी होता है, एक हाई एनल फिस्टुला होता है। जो लो एनल फिस्टुला होते हैं इसको ठीक करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं उसके बहुत कम फाइबर इन्वॉल्व होते हैं, लेस देन 1% इन्वॉल्व, सॉरी लेस देन 30% यहाँ के फाइबर इन्वॉल्व होते हैं या नहीं इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो हाई एनल फिस्टुला होते हैं उसमें मोर देन 30% फाइबर ऑफ, चाहे वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर इंटरनल स्फिंक्टर के इन्वॉल्व होते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर, सॉरी एक्सटर्नल ओपनिंग थी वो 6 o'clock पे थी, और इंटरनल ओपनिंग हमें मिली कहाँ पे, डेंटेड लाइन पे। तो डेंटेड लाइन पे मिली, या हो सकता है हमें डेंटेड लाइन से नीचे मिल सकता है, हो सकता है डेंटेड लाइन से ऊपर मिल सकता है, हो सकता है कि एनल कैनाल में ना मिलकर हमें रेक्टम में इसकी इंटरनल ओपनिंग मिलेगी। तो अगर डेंटेड लाइन से नीचे इंटरनल ओपनिंग मिल रही है, कम से कम फाइबर इन्वॉल्व है, तो ये लो एनल फिस्टुला हो गया। अगर डेंटेड लाइन से ऊपर है या रेक्टम में ओपन हो रहा है तो ये हाई एनल फिस्टुला का एग्जांपल हो गया। हाई एनल फिस्टुला में स्फिंक्टर के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हाई एनल फिस्टुला में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें स्फिंक्टर को बचाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो विद द एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग, वेयर विल बी इंटरनल ओपनिंग,
एंड इंटरनल ओपनिंग के बेस पे हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा जो फिस्टुला है वो लो एनल है या हाई एनल है। इसमें एक चीज और देखना है, जो इंटरनल ओपनिंग है वो कहाँ पे है, पोस्टीरियर साइड में है कि एंटीरियर साइड में है। डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भी फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग हमें मान लीजिए पोस्टीरियर साइड में मिलती है, तो और हमारा जो ये एक्सटर्नल ओपनिंग है वो भी पोस्टीरियर साइड में है, तो ऐसे केस को चाहे वो ग्रेड 4 का ही क्यों ना हो, उसको भी बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो फिस्टुला में ड्रेन बनाया जाता है या जो फिस्टुला में जो पस का ड्रेन होता है या जो भी उसके सिक्रेशन ड्रेन होते हैं वो बहुत ही आसानी से ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन यही फिस्टुला के अगर एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग एंटीरियर साइड में होते हैं तो उसमें ड्रेन की समस्या थोड़ी सी होती है। ऐसे केस में थोड़ा सा टाइम अधिक लग जाता है ठीक करने में। तो हमने देखा हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहाँ पे, सॉरी एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में इंटरनल ओपनिंग कहाँ थी। इंटरनल ओपनिंग है तो कहाँ पे है, डेंटेड लाइन के नीचे है, डेंटेड लाइन पर है कि इसके ऊपर है कि रेक्टम में है। इससे हमें एक इंटरनल ओपनिंग से हमें एक आइडिया भी मिल जाता है कि जो इसका कॉज क्या होगा, फिस्टुला बनने का कॉज क्या होगा। क्योंकि लगभग 70 से 80% अगर फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग हमें डेंटेड लाइन पे मिल रही है तो हो सकता है ये फिस्टुला जो है वो क्रिप्टोग्लैंडुलर इन ओरिजिन होता है। अब क्रिप्टोग्लैंडुलर इन ओरिजिन क्या है, जो एनल ग्लैंड होती हैं वो इंटरस्फिंक्टर स्पेस में होती हैं, यहाँ से क्रिप्ट के थ्रू ये जो एनल वॉल्व होते हैं इसके पीछे साइनसेस होते हैं उसमें अपना सिक्रेशन ड्रेन करते हैं। लेकिन किसी भी कारण हो सकता है कि वो फॉरेन बॉडी की वजह से, हो सकता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जब हमारे एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाते हैं, जब एनल क्रिप्ट इन्फेक्ट हो जाती है तो ज़्यादातर केस में फिस्टुला हमें बनता है। लगभग 70 से 80% केसों में देखा गया है कि जो फिस्टुला होता है वो क्रिप्टोग्लैंडुलर ओरिजिन होता है। इट्स मीन कि जो पेशेंट है उसमें क्रिप्स जो होती है वो इन्फेक्ट हुई हैं, उसकी वजह से फिस्टुला बना हुआ है। और इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिलेगी, ज़्यादातर डेंटेड लाइन पे। लेकिन मान लेते हैं कि हमें उसकी इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में मिल रही है, तो इसका मतलब है या हो सकता है उसको आईबीडी हो सकती है, क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आप जानते ही हैं, जैसे ट्यूबरकुलर हो सकता है, या और कोई जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे उससे हो सकती है। एचआईवी हो सकता है कार्सिनोमा हो सकता है कि उसे रेडिएशन थेरेपी कोई चल रही है उसकी वजह से भी फिस्टुला की ओपनिंग हमें रेक्टम में मिल जाती है। तो रेक्टम में अगर इसको इंटरनल ओपनिंग है तो ये हाई एनल फिस्टुला होता है और ग्रेड 5 का फिस्टुला होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी फिस्टुला की हमें ओपनिंग रेक्टम में मिल रही है, इट्स मीन कि वो लिवेटर एनाई मसल को पियर्स करके नीचे आएगा। हो सकता है वो पूरा का पूरा ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स यहाँ से क्रॉस करते हुए हमें पेरेनल स्किन में उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग दिखाई दे। तो जो रेक्टम में अगर उसकी इंटरनल ओपनिंग मिल रही है, इट्स मीन कि ये हाई एनल फिस्टुला का एग्जांपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। अब आता है फिस्टुला का ट्रैक। हमें इंटरनल ओपनिंग पता चल गई, एक्सटर्नल ओपनिंग का हमने आइडिया लगा लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फिस्टुला है उसका ट्रैक कैसा है। तो फिस्टुला के ट्रैक कैसा है ये देखने के लिए मान लेते हैं हमें फिस्टुला का जो हमें एक्सटर्नल ओपनिंग मिली है वो राइट साइड में मिल गई, राइट साइड में हमें मिली है, और जो फिस्टुला का ट्रैक है वो बिल्कुल लीनियर है। तो एक तो फिस्टुला हो सकता है कि उसका ट्रैक लीनियर हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि कर्वी लीनियर, मतलब जो फिस्टुला का ट्रैक है वो घुमावदार है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिस्टुला का जो रास्ता है वो बहुत सीधा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिस्टुला का जो रास्ता है वो घुमावदार है। हो सकता है कि ये जो फिस्टुला का रास्ता जा रहा है वो रेगुलर हो, मतलब सीधे सीधे चला गया, या हो सकता है वो इरेगुलर हो, जिग जैग हो। तो पहला क्या हुआ, लीनियर, कर्विलिनियर, रेगुलर, इरेगुलर। चौथा होता है कि जो फिस्टुला का हमारा जो वॉल्यूम होता है, चूंकि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, हो सकता है कि इसका जो ट्रैक है वो बहुत थिन हो, बहुत दुबला पतला हो, जो रास्ता है बहुत दुबला पतला हो सकता है उसका रास्ता जो है बहुत वाइड हो। अगर ज्यादा वाइड होगा ट्रैक तो इसमें जब छारसूत लाइगेट करते हैं तो जाहिर सी बात है छारसूत की अपनी एक उसकी मोटाई होती है,
वो पूरे ट्रैक को कितना कवर कर पाएगा। तो ये अगर वाइड है फिशुला का ट्रैक, तो उसमें छासूट डालते समय हम ध्यान रखते हैं कि हमें कैसा छासूट डालना है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों की कोटिंग कर सकते हैं, या हो सकता है कि जो अगर अच्छा ड्रेन है तो वाइड ट्रैक होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से पूरा का पूरा यहाँ का जो डेड टिश्यूज होते हैं, जो यहाँ पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है, जो पस का फॉर्मेशन हो रहा होता है, या जो यहाँ पे हाइपर ग्रेनुलेटेड टिश्यूज चिपके होते हैं, वो आसानी से यहाँ से फ्लश आउट हो जाएं और आसानी से ये केस हमारा ठीक हो जाए। अब आता है कि जो हमारे फिशुला का ट्रैक की पोजीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फिशुला का ट्रैक की पोजीशन है वो कैसी है। हो सकता है कि आपका जो फिशुला हो वो बिल्कुल एकदम यहाँ पे पेरिनेल स्किन है, और ये म्यूकोजा मेम्ब्रेन ऑफ एनल कैनाल है, और इसने किसी भी स्फिंक्टर को टच नहीं किया। तो ये कौन सा फिशुला हो गया? सब म्यूकोजल फिशुला। ये सबसे सिंपल फिशुला होता है, ज्यादातर फिशर के केस में ऐसे ही फिशुला बनते हैं। तो ये क्या हो गया? सब म्यूकोजल फिशुला। यहाँ पे ना तो इंटरनल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ना एक्सटर्नल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ। एक फिशुला ऐसा भी होता है कि वो इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करके यहाँ पे पेरिनेल स्किन में ओपन होता है, डेंटेड लाइन पे। तो यहाँ पे केवल हमने देखा कि खाली हमारा एक स्फिंक्टर इन्वॉल्व हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला। जब केवल इंटरनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होता है, ये बहुत ही सिंपल केस होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर का कोई भी पार्ट यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, यानी जो फिशुला का ट्रैक है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स नहीं कर रहा है। तो ये हो गया हमारा इंटर इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला। उसके बाद अगर ये फिशुला का ट्रैक एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए तब डेंटेड लाइन पे ओपन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला। तो ये तीसरा एक प्रकार हो गया सब म्यूकोजल, इंटर इंस्फिंक्ट्रिक, और यहाँ पे ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक। तो ये जो फिशुला की पोजीशन थी, वो फिशुला तो वही है, बस उसने क्या किया, एक बार उसने दोनों स्फिंक्टर को नहीं टच किया, एक बार खाली उसने इंटरनल स्फिंक्टर को टच किया, और एक बार उसने एक्सटर्नल स्फिंक्टर प्लस इंटरनल स्फिंक्टर दोनों को पियर्स कर दिया। तो ये हो गया आपका ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला। एक होता है एक्स्ट्रा इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला और एक होता है सुप्रा इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला। सुप्रा इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला क्या होता है कि जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुप्रा इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला। आपकी जो फिशुला की ओरिजिन है वो डेंटेड लाइन पे है, लेकिन उसका ट्रैक कैसा है? पहले वो सब म्यूकोजल स्पेस पहले वो इंटरस्फिंक्ट्रिक स्पेस में आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, लिवेटाइनाई मसल को क्रॉस किया, फिर उसको पियर्स करते हुए पूरी की पूरी एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पार करके यहाँ पे पेरिनेल स्किन में ओपन हुआ। तो ये हो गया आपका सुप्रा स्फिंक्ट्रिक फिशुला। सुप्रा स्फिंक्ट्रिक फिशुला भी हाई एनल फिशुला का एक तरह का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पूरी तरह से इसने कवर कर रखा है, यानी उसको पार कर दिया है। एक होता है एक्स्ट्रा इंस्फिंक्ट्रिक, यानी जो इंटरनल ओपनिंग है वो रेक्टम में है, और जो इंटरनल ओपनिंग है वो रेक्टम में है, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो पेरिनेल स्किन, यहाँ स्किन पे। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला। तो हमने देखा कि जो हमारा फिशुला था वो लीनियर था या कर्वीलिनियर था, जो ट्रैक था वो बिल्कुल सिंपल था, स्ट्रेट था या जिगजैग फॉर्म में था, पतला था या बहुत ज़्यादा वाइड था, और हमारी बॉडी में इसकी पोजीशन क्या है। तो ये हमने देखा सब म्यूकोजल, इंटर इंस्फिंक्ट्रिक, ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला, सुप्रा इंस्फिंक्ट्रिक और एक्स्ट्रा इंस्फिंक्ट्रिक। इसे हम क्लार्क क्लासिफिकेशन ऑफ फिशुला कहते हैं। क्लार्क के अनुसार जो फिशुला होते हैं, वैसे उन्होंने 4 ही बताए थे, ये सब म्यूकोजल फिशुला नहीं बताया है। तो इंटर इंस्फिंक्ट्रिक, ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक, सुप्रा इंस्फिंक्ट्रिक और एक्स्ट्रा इंस्फिंक्ट्रिक 4 प्रकार के फिशुला जो है वो क्लार्क्स ने वर्गीकृत किया है। और जो सब म्यूकोजल फिशुला होता है बहुत ही सिंपल होता है, ज़्यादातर फिशर के केस में भी मिलता है। तो ये फिशुला के प्रकार हो गए। सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन ने भी 5 प्रकार के फिशुला बताए हैं। उन्होंने कैसे बताया है, जैसे मैं आपको बताऊं, आप यहां से समझ सकते हैं। अभी आपने देखा ये सब म्यूकोजल फिशुला, इंटर इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला, ट्रांस इंस्फिंक्ट्रिक फिशुला,
और यहाँ पे आपने देखा सुप्रा इंस्फिंक्टिक फिस्टुला ये है और एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टिक फिस्टुला ये है। तो ये क्लार्क क्लासिफिकेशन है। इसी की तरह जब एमआरआई रिपोर्ट्स हम कराते हैं फॉर द कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ फिस्टुला, एमआरआई रिपोर्ट्स के इंप्रेशन में आप लास्ट में देखेंगे वहाँ लिखा होता है कि ये जो फिस्टुला है वो किस ग्रेड का है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 5 का है। तो सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के अनुसार 5 प्रकार के फिस्टुला होते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं। उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये जो सिंपल सा इंटरइंस्फिंक्टिक फिस्टुला है इसको इन्होंने बताया कि ये ग्रेड 1 का फिस्टुला है। लेकिन अगर इसी इंटरइंस्फिंक्टिक फिस्टुला में एक नया रास्ता बन जाए, यानी यहाँ पे रेमिफिकेशन हो जाए, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांचेस बन जाएं, या जो फिस्टुला का ट्रैक जा रहा था उसके रास्ते में कोई एब्सेस है या कैविटी जुड़ गई है, तो ये होता है ग्रेड 2 का फिस्टुला। ग्रेड 1 से ही ग्रेड 2 बन गया, क्योंकि ग्रेड 1 सिंपल ट्रैक था, लेकिन ग्रेड 2 में क्या हुआ, एक रेमिफिकेशन हुआ या एक कैविटी एसोसिएट हो गई। ग्रेड 3 के जो फिस्टुला होते हैं वो अभी तक क्या कर रहा था, ये एक ही स्फिंक्टर को टीयर कर रहा था। अब इसने क्या किया, दोनों स्फिंक्टर को टीयर कर दिया, तो इसे हम ग्रेड 3 का फिस्टुला बोलते हैं, या इसे ट्रांस इंस्फिंक्टिक फिस्टुला बोलते हैं। ग्रेड 3 के ही फिस्टुला को हम ग्रेड 4 बोल सकते हैं जब इसमें भी या तो एक नया रास्ता बन जाए, कोई सेकेंडरी ब्रांच बन जाए, या यहाँ पे कोई एक एब्सेस बन जाए, चाहे इस्चियोरेक्टल फोसा या इस्चियोएनल फोसा में कोई एब्सेस बन जाए, या वहाँ पे एक ट्रैक बन जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 4 फिस्टुला। अब आता है ग्रेड 5 फिस्टुला। ग्रेड 5 में क्या होता है, जो फिस्टुला का ट्रैक होता है वो जो ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इसके ऊपर से ट्रैक जा रहा है और रेक्टम में ओपन हो रहा है, जिसे हम एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला बोल रहे थे, या इंटरनल ओपनिंग आपके डेंटेट लाइन पे थी, और ये इंटर स्फिंक्टिक स्पेस से होते हुए लिवेटर नई मसल को पियर्स किया और अब आ जाके पेरिनल स्किन पे ओपन हुआ, तो ये हुआ ग्रेड 5 फिस्टुला। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी फिस्टुला को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है। एक तो हमने उसके एक्सटर्नल ओपनिंग देख ली, उसके रिस्पेक्ट में इसकी इंटरनल ओपनिंग क्या थी, फिर जो फिस्टुला का ट्रैक था वो कैसा था, सिंपल था, कर्वीलिनियर था, क्या क्या हुआ। अब आता है, एक होता है कि हमारे फिस्टुला में जो हमारा फिस्टुला का ट्रैक जा रहा था उसमें कोई एब्सेस तो नहीं है। डियर फ्रेंड्स, 5 प्रकार के एब्सेस आप देखेंगे जब फिस्टुला का ट्रीटमेंट आप करेंगे, देखेंगे आपको जो रिपोर्ट्स आएगी वहां पे 5 प्रकार के फिस्टुला मिलेंगे आपको, एब्सेस मिलेंगे। कहाँ कहाँ मिलते हैं, अभी आपने देखा ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटर स्फिंक्टिक स्पेस बोलते हैं। ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इसके इस तरफ आप देखिए, ये जो स्पेस है इसको हम इस्चियोएनल या इस्चियोरेक्टल फोसा बोलते हैं, जिसकी लेंथ, लंबाई और चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। अगर हम और उधर जाएं तो हमें यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल मिलेगी, और यहाँ पे क्या मिलेगी, ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल, और ऊपर क्या मिल रही है, ये है लिवेटर नई मसल। तो यहाँ पे एक स्पेस हमने देखा, ये है इस्चियोएनल या इस्चियोरेक्टल फोसा। इंटर स्फिंक्टिक स्पेस, 2 स्पेस और आपको दिख रहे हैं, एनल कैनाल की जो यहाँ म्यूकोसा मेम्ब्रेन है और इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस है इसे हम सब म्यूकोजल स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ भी एब्सेस बन सकता है, यहाँ भी एब्सेस बन सकता है, यहाँ भी एब्सेस बन सकता है, क्योंकि ये खाली स्थान होते हैं। एक स्पेस आप देख रहे हैं जहां पे ये है, ये वाला हिस्सा, ये बोलते हैं पेरियनल स्पेस। जहां चूंकि जो इंटरनल स्फिंक्टर है अभी मैंने बताया वो 3/4 पार्ट को कवर करता है, जहां पे ये खत्म होता है वहां पे हम एक लाइन देखते हैं, उसे हम बोलते हैं व्हाइट लाइन या हिल्टन लाइन। ये जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं पेरियनल एब्सेस। बहुत कॉमन एब्सेस बनता है, बहुत सबसे ज्यादा एब्सेस आपको मिलेंगे, पेरियनल एब्सेस जो मिलेंगे वो कहाँ बन रहा है, जहां पे इंटरनल स्फिंक्टर खत्म हो रहा है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर उसको कवर किया हुआ है, और ये क्या है, एनल कैनाल। इसके बीच में एक फोड़ा बनता है। एक ये जो लिवेटर नई मसल है और ये रेक्टम की जो दीवार है, इसके इस एरिया में सुप्रालिवेटर स्पेस होता है, यहाँ भी एब्सेस आपको मिलता है। तो जब हम फिस्टुला का ट्रीटमेंट करते हैं तो कई बार हमारे जो फिस्टुला होता है वो एब्सेस के साथ एसोसिएटेड होता है। तो पहला एब्सेस कहाँ बन सकता है, पेरिनल स्पेस में, दूसरा एब्सेस सबम्यूकोजल स्पेस में, तीसरा एब्सेस इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में, चौथा एब्सेस आपको इस्चियोएनल या इस्चियोरेक्टल फोसा में, और 5वां एब्सेस कहाँ मिल सकता है,
सुप्रालिवेटर स्पेस में। तो ये 5 प्रकार के फिशुला और 5 प्रकार के एब्सेस भी आपको मिल सकते हैं जब हम फिशुला का ट्रीटमेंट करते हैं। एक फिशुला और होता है ब्लाइंड फिशुला, जिसे हम कहते हैं, एक ब्लाइंड फिशुला का मतलब जिसे हम साइनस भी कहते हैं। इसकी एक ओपनिंग आपको मिलेगी, एक ओपनिंग नहीं मिलेगी, बहुत सारे केसेस में मिलता है। और इसमें सबसे बेस्ट मतलब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि पेशेंट को जो डेंटेड लाइन पे क्रिप थी वो इन्फेक्ट हुई, उसमें पस बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे ग्रेविटी के थ्रू वो नीचे आना शुरू हुआ। तो जो इंटरनल ओपनिंग तो है पेशेंट को, पस यहाँ से ड्रेन हो रहा है एनल कैनाल से, लेकिन यहाँ भी अभी एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं बनी है। तो ये होता है ब्लाइंड फिशुला। या तो इंटरनल ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग अभी नहीं बनी है। कई बार होता है कि जब पस ड्रेन होने लगता है तो एक्सटर्नल ओपनिंग तो बन जाती है, कई बार इंटरनल ओपनिंग हील हो जाती है। तो एक्सटर्नल ओपनिंग के साथ फिशुला है, लेकिन इंटरनल ओपनिंग आपको रिपोर्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। या जब हम उसमें डाई इंसर्ट करते हैं फिशुला के ट्रैक में तो हमें इंटरनल ओपनिंग नहीं शो कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड फिशुला। बट ये जो ब्लाइंड फिशुला होता है वो भी एक तरह से फिशुला ही होता है। एक और फिशुला हम पढ़ते हैं, हॉर्सू शेप्ड फिशुला। हॉर्सू शेप्ड फिशुला क्या होता है, जो फिशुला के ट्रैक होता है, जहाँ पे ये देखिए एनल कैनाल है, ये इंटरस्फिंक्टर स्पेस हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चारों तरफ होती है। तो इस स्पेस में कई बार होता है कि जो पस होता है या जो फिशुला का ट्रैक होता है वो ट्रेवल कर जाता है। तो जैसे घोड़े की नाल होती है, आप देखिए फिशुला का ट्रैक बिल्कुल ऐसे आधा सी, जैसे सी बनता है ऐसे सी के अनुसार होता है। तो इसे हम बोलते हैं हॉर्सू शेप्ड फिशुला, यानी जो एनल कैनाल है उसके आधे सर्कल को उसने कवर कर रखा है, तो इसे बोलते हैं हॉर्सू शेप्ड फिशुला। तो इतने प्रकार के फिशुला होते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि अगर हम 100 केस फिशुला का देखते हैं तो वो 100 के 100 अलग तरह से हमें प्रेजेंट करते हैं। अलग तरीके के हो सकते हैं, ग्रेड 1 का भी हो सकता है, ग्रेड 5 का हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब आता है कॉजेस। फिशुला के सबसे जो कॉमन कॉज होता है फिशुला के लिए वो होता है जो क्रिप्ट्स होती हैं हमारी बॉडी में, जो एनल ग्लैंड्स की क्रिप्ट होती हैं वो इन्फेक्ट हो जाती है। 70 से 80% केस में यही मिलता है। और भी इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलर हो सकता है, टीबी की वजह से भी कई बार फिशुला हमारी बॉडी में बनते हैं। आईबीडी, इरिटेबल बाउल डिजीज जो होते हैं उसमें भी इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज जो होते हैं उसमें भी हो सकता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया और आपका क्रोन्स डिजीज हो जाता है। इनमें भी फिशुला के इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में कई बार फिशुला बनते हैं। ट्यूबरकुलोसिस हो ही गया, एचआईवी की वजह से भी फिशुला बनते हैं, कार्सिनोमा की वजह से भी फिशुला बनते हैं। कई बार रेडियोथेरेपी हमारी हो रही होती है तब भी हमारी बॉडी में फिशुला बनते हैं। कई बार ट्रॉमा की वजह से भी फिशुला बन सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे चोट लग जाए और यहाँ पे एक इन्फेक्शन हो और वो एक फिशुला का रूप धारण कर ले। तो इतने कॉजेज होते हैं फिशुला को। तो पूरी तरह से अगर हमें फिशुला को ठीक करना है तो उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग क्या है, कहाँ से बॉडी से ट्रेवल कर रहा है और इसके कॉजेज क्या हैं, तो इतनी चीज़ों का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। धन्यवाद।